हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 11 जो है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। जो नई बुक होगी हो सकता है उसमें चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, तो बच्चों देख लेना आप लोग। तो बच्चों इससे पहले मैंने जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसके मैंने 4 पार्ट वीडियो के बनाए थे, जिसमें एक में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक करवाया था, दूसरे में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज करवाया था, तीसरे में मैंने बैक एक्सरसाइज करवाया था और एक चौथा वाला भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया था जिसमें सारे के सारे कन्वर्जन करवाए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों, वो लंबा इसलिए हो रहा था क्योंकि ना उसमें हर एक रीजनिंग क्वेश्चन भी जो आ रहा था उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं जाकर देखे होंगे उसको जाकर देख लो बच्चों। मैं गारंटी देता हूं आपको उस चैप्टर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अगर वो चारों वीडियो आप देख लेते तो छोटा छोटा वीडियो है, वो 4 पार्ट में बना रखा मैंने, प्लेलिस्ट बना रखा हेलो एल्केनो और हेलो एरिन का। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों, है ना, ये टॉपिक में जो पहला लेटर है, जो मतलब पहला वर्ड है अल्कोहल्स, इसके बारे में ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा नहीं जानता होगा। बाकी सारे केमिकल्स के बारे में आपको शायद नाम ही पता हो, फिनॉल्स नहीं पता होगा, ईथर नहीं पता होगा, लेकिन अल्कोहल्स के बारे में बहुत सारा पता होगा लोगों को, है ना। लेकिन देखो अल्कोहल्स का जिस चीज के कारण लोग बच्चे ज्यादा जानते हैं उसके अलावा भी उसका बहुत सारा काम होता है, जिसमें से सबसे पहला आता है सैनिटाइजर। जो आपने देखा कोविड के टाइम में जो कहते थे ना कि जो हमारे सैनिटाइजर होने चाहिए उसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए। अभी भी जो है फर्नीचर को पेंट करने के लिए जो स्पिरिट यूज किया जाता है उसमें भी क्या यूज होता है, अल्कोहल यूज होता है। उसके अलावा बच्चों फिनॉल जो होता है, फिनॉल को भी यूज किया जाता है कि जैसे फिनॉल का अगर आपने ले लिया 0.1% ले लिया तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। 1% से ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन वाला ले लिया फिनॉल तो फिर वो क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और बच्चों ईथर का यूज जो होता है वो पहले ज्यादा यूज होता है बेहोश करने के लिए। ठीक है, कि जो आप घर में पूछोगे अपने बड़े बुजुर्ग से तो उस समय जो है सर्जरी करने के लिए ईथर की जरूरत पड़ती थी। तो उस समय क्या था, जब भी हॉस्पिटल जाते बहुत ही बदबू आता रहता था ईथर का। ठीक है, क्योंकि वो बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो अब तो बहुत सारा ट्रैंक्विलाइजर्स आ गया है तो इसलिए अब सब चीज का यूज नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों एल्कोहल्स को हम लोग पहले कैटेगराइज करते हैं। बेटा देखो, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स। तो आप लोगों ने कहा सर एल्कोहल्स तो सिंपल सी बात है, कोई भी एल्केन है ना, जैसे CH4 है ना बच्चों, तो उसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CH3 हो गया, और इसमें OH लगा दो तो ये हो गया हमारा एल्कोहल, है ना बच्चों। यानी कि लास्ट में हम लोग एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के OH लगा देंगे तो हो जाएगा एल्कोहल। अब एल्कोहल को बच्चों हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि कितना OH किसके पास है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल्स, है ना बच्चों। देखो इसमें बेटा सबसे पहला आएगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो बच्चों ज्यादा डिटेल नहीं जाता, छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। जिसके पास एक OH हो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक, है ना। जैसे ये हो गया, इसके अलावा CH3 CH2 OH हो गया, है ना। ये हो गया हमारा डाइहाइड्रिक, मतलब मोनोहाइड्रिक हो गया। ठीक है बच्चे, अब सेकेंड लेते हैं बेटा डाइहाइड्रिक, है ना। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो है बच्चे, जिसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप होगा। जैसे कि एग्जांपल है CH2OH, CH2OH, है ना बच्चों। इसको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जानना जरूरी है बच्चों बस। ठीक है, इसके अलावा बेटा ट्राइहाइड्रिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या होगा, 3 OH लगा होगा इसमें, है ना। तो मान लेते हैं बेटा जी, एक तो हो गया CH2OH, है ना, फिर आ गया CHOH, फिर लिखा मैंने CH2OH, है ना। ये बेटा एग्जांपल है ग्लिसरॉल, इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों तो इस तरह से जितने OH ग्रुप होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तो ये तो बच्चों आ गया हमारा एलिफेटिक में, है ना। इसके अलावा बच्चों एरोमेटिक में भी आ सकता था हमारा। तो एरोमेटिक की अगर बात करूंगा बच्चों, है ना, तो उसमें मोनोहाइड्रिक क्या हो गया, फिनॉल, इसमें आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा फिनॉल। और डाइहाइड्रिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, जिसमें से देखो बच्चे 2 OH ग्रुप अगर हम लगाते हैं, OH 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 एंड OH, OH एंड OH, ये बच्चों मैंने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि खास करके नीट वगैरह में कई बार आ चुका है इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे, इसका अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, फिनॉल 1,2 डाइऑल, है ना, मतलब फिनाइल 1,2 डाइऑल कह देंगे इसको, है ना, इसी को 1,3 डाइऑल कहेंगे, इसको 1,4 डाइऑल कहेंगे। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका कॉमन नेम, है ना, तो इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, कैटेकॉल। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और थर्ड का बच्चों आता है हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, और इसको क्विनॉल भी कह सकते हैं हम लोग, तो क्विनॉल। ओके बच्चे, QUINOL है, क्विनॉल, क्विनॉल, है ना बच्चों। तो ये तीनों के बच्चे नाम जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक जितना करवाया बच्चे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसके कॉमन नेम, खासकर एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बेटा हमारा कैटेगरी, है ना। अब इसके बाद बच्चों अगर मान लो मैं फर्दर कैटेगराइज करने लगूं, है ना, तो आप कहोगे कि सर देखो कार्बन जो होते हैं किसी भी कार्बन में, है ना, जैसे ये, है ना, तो ये कार्बन क्या है बेटा, ये कार्बन है हमारा 1 डिग्री, ये कार्बन क्या है, पहले इसको देखते हैं बेटा, कैसे पता चला 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए कहेंगे इसको 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो, 1 2 3, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री। और ये बेटा कार्बन क्या है हमारा, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्या कहेंगे 2 डिग्री, है ना। और फिर से ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री, है ना। तो अगर बच्चे 1 डिग्री से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, 2 डिग्री जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे मैं इसमें क्या कर रहा हूं, तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। तो बेटा जी ये हो गया हमारा CH3 CH3 CH3। तो अब आप लोग बच्चों बताओ कि ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ, 3 से, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। और वही बच्चे अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया CH3 CH CH3, है ना, और यहाँ OH लगा दिया, है ना, तो ये कार्बन देखो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल, है ना बच्चे। और अगर मान लो बच्चे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 OH, तो इसमें ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ 1 से, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो मैं इसको थोड़ा सा जो है और मैं चाहता हूं आप लोग को बता दूं एक चीज, ठीक है, ये देखो बच्चों एक होता है विनाइलिक कार्बन, एक होता है एलाइलिक कार्बन। आप लोग को बच्चों लास्ट चैप्टर में भी बता चुका हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, है ना। तो ये दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उसको कहते हैं विनाइलिक कार्बन। इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन, है ना। और इसके जस्ट बाद वाला कार्बन को कहते हैं एलाइलिक, है ना बच्चे, क्लियर है ये चीज। तो बच्चे इसी तरह से अगर इसमें OH लग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना बच्चे, तो हम लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, है ना बच्चे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे कि ये एलाइलिक अल्कोहल है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब जैसा बच्चों एलाइलिक होता है वैसा ही बेंजाइलिक भी होता है। बेंजाइलिक मतलब तो देखो बच्चों बेंजीन में भी आपको पता है बच्चों डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे कि ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो इसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है बच्चों इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, है ना। इसमें OH लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये सारा है बच्चों सिर्फ कैटेगरी सिंपल की किस तरह के कितने अल्कोहल्स होते हैं, तो ये सारा का सारा बच्चों हो गया, एक तरह से कैटेगरी करवा दिया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा 2-3 IPSC नेम कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको चलेंगे बेटा प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है ये चैप्टर, मतलब सोचो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभी आपके चैप्टर्स हैं उसमें सबसे आसान चैप्टर यही है। और मैंने बताया था बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन के लिए फेमस है ना। सेकेंड चैप्टर बेटा जी सिर्फ मैकेनिज्म के लिए फेमस है, ठीक है, और थर्ड जो है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के लिए है, और फोर्थ जो है बेसिसिटी ऑर्डर को अरेंज करने वाला। ठीक है, तो देखो बेटा ये बहुत ही इजी चैप्टर जैसे पहले बता दिया, इसमें सिर्फ मैकेनिज्म आता है जनरली पेपर में, और कुछ एक आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी। ठीक है बेटा, तो अभी पहले IUPAC नेम डिस्कस करते हैं। IUPAC नेम, तो देखो बच्चों जैसा इसका नाम है अल्कोहल, तो आप लोग को पता ही है अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं ना,
जैसे कि मान लो बच्चे हमने लिखा CH3 CHOH CH3, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये OH ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑल, है ना। तो अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो 1 2 3 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन, है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में E हटाएंगे और OL लगा देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन OH कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या कहेंगे इसको, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो बच्चे मैंने थोड़ा सा जानबूझ के अलग कर देता हूं, थोड़ा सा CH2CH CH2OH CH2CH3, है ना बच्चे। तो अब देखो बच्चों, इसमें अगर आप लोग गौर से देखते हो तो हमें 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, और अगर इसको लेते हैं तो 1 2 3 4 ही बन रहा है ना। तो अब यहां पर आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहिए या फिर OH वाले ग्रुप को भी लेना चाहिए, है ना। तो बच्चों मैं अब हमेशा बताता हूं कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा आपको उसको प्रायोरिटी देनी है, चाहे उसके लॉन्गेस्ट चेन छूट जाए तो छूट जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो ये ले लेंगे या फिर हम ये ले लेंगे, है ना। लेकिन इसको जरूर लेना है ना बच्चे। तो 1 2 3 4 ऐसे ले लिए बेटा मेन चेन, और फिर ये क्या हो गया हमारा ब्रांच। तो क्या कहेंगे इस बार हम लोग, 2 इथाइल, है ना, ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों। अब रही बात बच्चों एल्कीन और OH ग्रुप को कंपेयर करने की, तो जैसे लास्ट चैप्टर में जो था हैलाइड ग्रुप था और एल्कीन था, तो वहां पर मैंने कहा था बच्चों एल्कीन को प्रेफर करना है, लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, आपको OH को प्रेफर करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल उसका भी ले लेता हूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, है ना। तो बेटा देखो यहां पर क्या है कि डबल बॉन्ड को तो सेम पोजीशन मिल गया, है ना। मान लो 1 2 3 4 इधर से भी लेते तो डबल बॉन्ड को 2 ही मिलता, है ना। तो हम लोग जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम ही मिल रहा है, तब तो वैसे भी OH को प्रायोरिटी देना है और OH को फिर दे देंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, तो 1 इसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, है ना, ऐसा कह देंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन जो मैं देना चाहता था बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, है ना, इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो इधर से काउंट करेंगे, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देना है, OH को, तो किधर से काउंट करेंगे 1 2 3, है ना बच्चों। तो क्या होगा इसका नाम, कहोगे फिर हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो होगा हमारा 1 जैसे प्रॉप लिख देंगे, फिर 2 इन लिख देंगे और 1 ऑल लिख देंगे, ठीक है ना, या 2 प्रोपीन 1 ऑल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा जी प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। तो बच्चों बाकी का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर आप लोग बच्चों कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो कहोगे तो मैं उसके लिए, वैसे मैं बता रखा हूं कि आप लोग को बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करवाता हूं बच्चों, रीजनिंग क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस आता है NCERT में वो सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों अब चलते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो उसमें से बेटा सबसे पहले किससे लेंगे हम लोग, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से हम लोग बेटा प्रिपरेशन करने वाले हैं ना। तो देखो बेटा एल्कीन से प्रिपरेशन के 2 रिएक्शन है, एक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग करेंगे बेटा, जैसे कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इस पर बच्चों हम लोग वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये हो गया बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो फॉलो करता है मार्कोनी-कॉप्स रूल, है ना। कहोगे मतलब, तो देखो वाटर को मैं क्या लिख सकता हूं, H+ एंड OH नेगेटिव। तो जैसे आप लोगों ने एल्कीन में पढ़ा था H+ एंड Br नेगेटिव, है ना बच्चों, क्लास 11th पढ़ा था ना बच्चों कि मार्कोनी-कॉप्स एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, है ना। तो क्या होता था बच्चों कि जब पेरोक्साइड होता था तो कहानी अलग होती थी, अब बिना पेरोक्साइड की कहानी अलग होती है। यहां पर बिना पेरोक्साइड वाला केस लगेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा H2 ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की जगह पे आपको सिर्फ H+ भी लिख सकता है, ठीक है।
तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉपर्टीज होती है इसके बेटा कि रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। मतलब जैसे ऐड तो सिर्फ इसी दोनों में किसी पे होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसी दोनों के बीच में है, तो इन दोनों में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वहां H चला जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन वहां OH चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, CH3 CHOH CH3, है ना। तो ये होगा बेटा इसका मतलब इसका मैकेनिज्म भी हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अगर मान लो दूसरा भी मैं एक एग्जांपल ले लूं, जो हाइड्रोबोरेशन का केस आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसमें भी बेटा अगर हम वाटर ऐड करते हैं, इसमें डालेंगे हम लोग हाफ B2H6, सेकेंड में डालेंगे H2O2 जो एक पेरोक्साइड है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। तो बेटा पेरोक्साइड के केस में क्या होता था, उल्टा हो जाता था, मतलब इस पर OH इस पर H आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, है ना। तो यहां पर क्या लगता है हमारा एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बेटा अंडर डिस्कस करेंगे, हाइड्रोबोरेशन, और ये है बेटा हाइड्रेशन। ठीक है, तो बेटा पहले मैं इसका मैकेनिज्म करके बताता हूं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं। ओके बच्चों, तो देखो बेटा जी, इसका जो है एनसीईआरटी ने बेटा इथीन का कर रखा है, तो मेरे ख्याल से फिर स्कूल में भी इथीन का ही आएगा मैकेनिज्म, तो मैं इथीन का ही कर देता हूं। ठीक है, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, प्रोपीन का भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही मैं कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो बेटा जी, मैकेनिज्म है हमारा किसका, वो पहले तो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, जिसका मैं मैकेनिज्म करवाने वाला हूँ उस रिएक्शन को पहले लिख देता हूँ। देखो बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मैंने वाटर डाला है इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिड। तो क्या होगा बच्चे, CH2 के साथ आ जाएगा H, और इस CH2 के साथ आ जाएगा OH, है ना, ऐसा समझ लो, है ना। मतलब CH3 CH2OH बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे, तो इसका हमें मैकेनिज्म करना है, जो एनसीईआरटी ने कर रखा है बेटा जी, पहले मैं वैसा ही कर देता हूं। तो एनसीईआरटी कहता है सबसे पहला मेथड क्या है कि आप क्या करो, H+ को अटैक करवाओ वाटर पे, H2O, है ना, तो ये जाएगा इस पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, HOH पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि बच्चों पता है कि हम लोग जो रिएक्शन करने वाले हैं वो सॉल्यूशन में करने वाले हैं, जहां पर पानी रहता है, तो पानी पे H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पानी में एग्जिस्ट करता है वो H+ H3O+ के फॉर्म में। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये देखता है कि HOH और H है। तो आप बच्चे देखो, ये जितने भी, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, देखो जो भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होता है उसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चों कि कभी भी आप उसके हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, उससे इलेक्ट्रॉन छीन के उसको बाहर कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो सबको पता है कि यहां से कोई ऑक्सीजन कभी भी किसी H+ किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन करके बाहर करने वाला है। ठीक है, तो ये खुद इनवाइट कर रहा है दोनों के दोनों कि देखो, एक तो सिंगल बॉन्ड इन लोग का सिग्मा बॉन्ड, वो तो टूटेगा नहीं, एक है एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, ये कह रहा है कि H+ तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास इसका वाला इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हें दे दूंगा, और मैं अपने वाले इलेक्ट्रॉन लेकर के तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है भाई मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, है ना। तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, तो ऐसा ये कर रहा है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना बच्चे। या फिर अगर मान लो कि ये कहता कि ये ऐसा करता हूं मैं, इसका इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तुम्हें, तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आती है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या होता, फिर से बोलता हूं मैं कि देखो बच्चे, ये बेसिकली क्या है, एक तो बॉन्ड है ही और दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और अगर H+ ये निकल के आता तो ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हें इसका वाला इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तुम ले लो, तो तुम क्या बन जाओगे, H, और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम मतलब ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इसका वाला इलेक्ट्रॉन देता हूं। अब क्या बन गया, ये बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूं।
है ना, ऐसा बन चुका है। अब हाइड्रोजन जो डेफिशिएंट था वो भी खुश है, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन छीन चुका है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कह रहा है कि हम दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, CH2+, है ना, CH3, ये बन जाएगा मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। क्या वो समझ में आ गया आप लोग को? तो यही ये करना चाहता है, ये सोचता है कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन उसमें एक मेरा है, मैं अपना तो रखूंगा, और जो इसका वाला इलेक्ट्रॉन है वो दे दूंगा इस H+ को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चे मॉलिक्यूल, CH2+ और CH3, है ना बच्चे, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो ये बच्चों समझाने के लिए मैंने बताया था कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो अलग कर दें हम, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा इस H+ को, और फिर H के पास इलेक्ट्रॉन हो गया तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा और CH3 बना लेगा, और ये बेचारा डेफिशिएंट रह जाएगा, जस्ट लाइक दिस, है ना बच्चे। तो अब बेटा जी इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इस तो एक्स्ट्रा लिखा था मैंने। तो अब जो बेटा ये कार्बोकैटायन है ना, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है ना। तो देखो बच्चों, कार्बोकैटायन के पास ना ऑप्शन ये होता है कि या तो अपना H+ को फिर से लूज करके जैसा एल्कीन था वैसा ही बन जाए, है ना, या फिर वेट करेगा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाला कोई भी सामने हो तो फिर वो उसी पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, थर्ड स्टेप में जो CH3, बेटा ये CH3 लिखा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना आप लोग, CH3 CH2+ था, ये क्या करेगा कि H2O जो अभी भी हमारे पास है ना, उसके लोन पेयर पर फिर ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कर देगा। कहेगा कि अगर नेगेटिव मिलता तो मैं नेगेटिव पे करता, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो वाटर के पास दो दो लोन पेयर पड़ा हुआ है ना, तो मैं उसी पे अटैक करूंगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, है ना बच्चे, और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो डेफिशिएंट था है ना बच्चे, तो उसका चार्ज तो आएगा। और फिर आपको क्या बता रखा मैंने कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ हुआ अटैच, उससे बिना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लो, उसको कभी बाहर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे, इस हाइड्रोजन को बोला तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्सीजन को, ये डेफिशिएंट हो रहा है, और उसने खुशी खुशी दे दिया H+, और प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2OH, है ना बच्चों। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये है बेटा जी मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और मैंने क्या बताया था बच्चों, इस चैप्टर से मैकेनिज्म ही आता है। इस चैप्टर में आपको 4 मैकेनिज्म आएगा। एक तो अभी हमने एल्कीन से अल्कोहल करा, फिर अल्कोहल से एल्कीन करेंगे, फिर अल्कोहल से ईथर करेंगे, और एक और है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो हाइड्रोबोरेशन है, मैंने करवाया था वो भी। तो ये 4 में से एक तो गारंटेड आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एक बार बेटा ना उसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। उसका कुछ खास नहीं है, वो तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देख लो आप लोग, लेकिन है तो करना है ही, है ना बच्चों। दूसरा था बेटा जी हाइड्रोबोरेशन, जिसमें बोला एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसमें बेटा जी क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, मतलब जो रिच है वो पुअर बनेगा, पुअर जो है वो रिच बनेगा, है ना बच्चे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना बेटा। इस पर मैंने वाटर ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन B2H6, ये बेटा B2H6 लिखा है। सेकेंड बेटा पेरोक्साइड लिया है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, है ना। और तब क्या होगा बच्चे, पीछे क्या हुआ था हाइड्रेशन में, रिच गेट्स रिचर, मतलब इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, तो वही हाइड्रोजन आया था, बीच में OH आया था। लेकिन अब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है ना बच्चे। तो ये कहानी बन गई हमारी। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसका मैकेनिज्म दिखाओ, है ना। तो बेटा जिसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम 3 मॉलिक्यूल्स लेके करेंगे। यहां भी बेटा कर सकते थे 3 मॉलिक्यूल लेकर के, लेकिन मैं सब मैकेनिज्म में बता दूंगा, अच्छा रहेगा। तो क्या होगा बच्चे कि देखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया मैंने, और यहां पर बच्चे मैंने दिया हाफ B2H6। हाफ B2H6 का मतलब क्या है बेटा, कि देखो हमें लेना है बेटा BH3, ठीक है। लेकिन BH3 की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। यहां पर क्या होता है कि 2 बोरोन मतलब 3 एटम जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
जिसको अब आप लोग गूगल पे सर्च कर लोगे, बनाना बॉन्ड, जो आप लोग के लिए पी ब्लॉक था 11th में जो कट चुका है, उसी में ये टॉपिक था, है ना। तो वहां 3 एटम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इसीलिए कभी अकेला BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या करता है 2 BH3 आपस में मिलके आते हैं, इसलिए हम लोग हर बार BH3 को B2H6 का हाफ लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि मेनली हमें ऐड क्या करना है बच्चे, BH3, ठीक है। तो इसको बहुत एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि ऐसे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आप ऐसा करो, लिख लो ऐसे, इसको लिख लेते हैं BH3 का होल ट्वाइस, ऐसा लिख दो बच्चों को, तब बच्चे समझ जाएंगे जी। तो ठीक है बच्चे, अभी आपको बेटा पता था, है ना, कि जिसके पास कम हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन जाएगा। मैंने क्या कहा था, रिच गेट्स पुअर, पुअर गेट्स रिचर। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर हाइड्रोजन नहीं जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन इस बार हाइड्रोजन वहीं जाएगा, है ना बच्चे। तो इसके पास हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल, CH3 CH2 CH2, है ना। और देखो बेटा यहां पर क्या हुआ है, BH2 जुड़ा है और यहां पर जुड़ा था हमारा H, यहां पर क्या जुड़ा था हमारा H, है ना। BH2 इस पर, ठीक है। अब इसको लेके चला गया बेटा एक और मॉलिक्यूल पे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो अब बच्चे इसको समझने का आपको यही तरीका है, ठीक है, कि इसको ना बेटा जी आप इसको ये समझ लो कि ये मॉलिक्यूल हमारा इस तरह से है। इस मॉलिक्यूल को फिर से लिख रहा हूं बेटा, CH2 और BH2, ऐसे समझो, ठीक है। तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि अगला स्टेप हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, है ना। देखो बच्चे अब क्या होगा, इसमें से BH2 में से इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या रह जाएगा BH, वो CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे मॉलिक्यूल हमारा, इसी चीज को बेटा मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, और लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। तो क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH2 और इस BH2 का एक हाइड्रोजन चला गया यहां और ये BH जुड़ गया इसके साथ, है ना। CH2 BH CH2 CH2 CH3, है ना बच्चे, ये हो गया। लेकिन बेटा अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो एक और एल्कीन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना बच्चे। तो मैं बेटा यहां पर लिख दूं, अगर आप लोग को बेटा क्लियरली दिख रहा हो तो, है ना बच्चे। देखो सेम मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2, यहां भी क्या है CH2 CH2 CH3। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं CH3 CH2 CH2 इसका होल ट्वाइस B प्लस हम लोग फिर से एक लिखने वाले CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। फिर से बेटा इसके पास एक हाइड्रोजन है अभी, है ना। तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा बेटा इसके पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये CH2 जुड़ जाएगा B के साथ। तो फाइनली मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस B, है ना, ये बन गया। अब यहां पर जैसे बच्चों हम लोग देंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के लिए, मैं सिर्फ NaOH की जगह पे KOH भी ले सकते हैं, तो ये OH नेगेटिव दिया, तो क्या होगा बच्चों, मेनली हमारा वाटर सोचो यहां ऐड होगा, है ना। BH3 को क्या चाहिए था, 3 हाइड्रोजन, तो BH3 को कहेंगे तुम 3 हाइड्रोजन ले लो, और 3 OH कहेंगे इन सबको दे दो, मतलब हर एक को एक एक। तो क्या मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 OH प्लस वही BH3, या फिर हाफ ऑफ B2H6, है ना बच्चों। तो ये मैकेनिज्म था बेटा, ठीक है, ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म, ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से एल्कोहल की प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स है, बताना बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी मैकेनिज्म वाला ये दोनों तो हो गया, अब चलते हैं बेटा कुछ और मेथड से हम लोग एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से आता है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जिसके पास क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना। तो उससे हम लोग अब करने वाले हैं। तो सेकेंड लेता बेटा जी, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। देखो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा सबसे पहले लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे बच्चों में अगर हाइड्रोजन ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मिलेगा बच्चे 1 डिग्री एल्कोहल।
ये सब इसलिए वर्ड में लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, होता क्या है बच्चों कि देखो ये बार बार आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आता रहेगा। ठीक है, तो कभी है तो याद कर लो आप लोग कि ग्राउंड फ्लोर सोचो एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो फर्स्ट फ्लोर आ गया आपका एल्डिहाइड, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। उसको नहीं या तो ये सोच लो कि जब भी कोई ड्रिंक करता है एल्कोहल, है ना, तो थोड़ी देर के बाद उसके स्टमक में बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो सोचो वो हाई लेवल पे आ जाता है वो। ठीक है, उसके बाद सुबह तक उसको क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है ना। तो कुछ इस तरह से याद कर लो कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रहेगा तो आप लोग को ये सब इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो बेटा जी अगर मैंने क्या कहा 1 डिग्री से एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड, तो बच्चों को उसी तरह से रिडक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एल्कोहल। तो वही हम लोग कर रहे हैं बच्चे। ये आपको सर एक लिख के बताओ ये चीज किस तरह से काम करता है ना। तो देखो बेटा अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं तो क्या होगा, एक हाइड्रो, देखो कभी भी मैंने बताया कि एडिशन होगा सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, है ना बच्चे। तो यहां डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो एक हाइड्रोजन में ऑक्सीजन पे दूंगा, एक हाइड्रोजन में इस कार्बन पे दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये। और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा ढेर सारा आता है, जैसे कि LiAlH4 है ना, NaBH4 है ना, इसके बाद बेटा दी NiH2, PTH2 है ना, ये सब के सब आते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चे। सबसे पावरफुल है बेटा LiAlH4, वीक है बेटा जी NaBH4। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मेटल के साथ भी जो है आप ले सकते हो हाइड्रोजन, NiH2, PTH2, SnHCl, ये सभी ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सब अगर डालेंगे बेटा तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक इस पर जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पे जाएगा, तो क्या बन गया ये RCHHOH। इसी को बच्चों हम ये भी तो कह सकते हैं RCH2OH, है ना, और ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, है ना बच्चों। क्लियर है ये चीज, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बच्चे, अब बेटा जी दूसरा लेते हैं हम लोग। अगर कीटोन ले लिया मैंने, कीटोन पे भी अगर मैंने H2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मिलेगा बच्चे 2 डिग्री एल्कोहल। आपने कहा कैसे, तो देखते हैं। कीटोन का बेटा पहचान क्या है, बीच में C डबल बॉन्ड O होता है, तो जब मैं H2 डालूंगा इस पर, और यहां पर ले लेते हैं बेटा NaBH4 ले लेते हैं। ठीक है, तो H एक यहां आ जाएगा, H एक यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये RCHOH R, है ना बच्चों। तो ये क्या बन गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया बेटा इससे। ठीक है, अब तीसरा जो बेटा जी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक फिर लिखता हूँ। ठीक है बच्चे, अब क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड कीटोन का तो हो ही गया होगा, है ना। तो देखो बच्चे आप लोग बेटा जी पॉज करके लिख लेना बेटा। ठीक है, तो देखो हम लोग बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करना पड़ेगा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या है LiAlH4। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बच्चे। जैसे बेटा जी देखो RCOOH है ना, इस पर बेटा जी अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे हाइड्रोजन, सीधा अगर LiAlH4 लिख दिया हमने, LiAlH4, तो ये बन जाता है बच्चों RCH2OH। बताया था ना बच्चों, किस एल्कोहल से ऊपर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तो एसिड को अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दे देंगे तो सीधा वो बीच में नहीं रुक करके सीधा यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जी 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि देखो LiAlH4 ना काफी महंगा होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज करना जो है लिमिटेड यूज करना चाहिए। तो उसके लिए कहता है कि सबसे पहले क्या करो कि जैसे कि आपके पास RCOOH है, इस पर आप क्या करो R-OH डाल करके आप बना लो पहले एस्टर। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा RCOO R-, है ना। तो ये बेटा ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको तुरंत वाटर को निकाल लेना चाहिए। फिर कह रखा है कि यहां पर आप लोग अगर कैटालिटिक रिडक्शन कर देते हो, कैटालिटिक रिडक्शन
मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे बेटा, जो NiH2 PtH2 इस सब में से यूज कर लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बन जाएगा आपका RCH2OH प्लस R'OH, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जी हमारा एल्कोहल बन जाएगा। ये एनसीईआरटी कहता है कि ऐसे कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महंगा पड़ेगा। तो हमें कौन सा खरीदना है बेटा, है ना। तो हम लोग बेटा इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा जी। अब चलते हैं बेटा जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका, जिसमें बेटा आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बेटा, पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था कि हेलो एल्केन्स में हमने बनाया था ग्रिग्नार्ड को, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करने वाले हैं। तो मैंने बताया था लास्ट में ही कि यहां जो है बना है, अभी पूरा चैप्टर तक आता रहेगा ये, ठीक है। तो बेटा जी अब मैं लेता हूं फोर्थ, है ना। हम लोग क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। उसमें फर्स्ट करवाया मैंने एल्कीन से, सेकंड करवाया बच्चों मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड से, थर्ड करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड से, अब करवा रहा हूं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें बेटा जी आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो बेटा ये बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको। देखो क्या होता है बच्चे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, RMGX, है ना बच्चे। तो ये क्या होता है हमारा RMGX। तो अगर मान लो बेटा जी RMGX जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, इस पर अगर मैंने डाल दिया HCHO, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, IUPAC नेम में क्या कहते हैं, मीथेनल, ठीक है। तो H3O+ देने के बाद, मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना है बेटा कि ये कन्वर्ट होता है हमारा CH2OH में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH2OH, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस में आ जाता है हमारा MgXOH। तो मैंने क्या कहा ध्यान देने के लिए कि ये जो बेटा CH2OH है हमारा इतना, ये किससे आता है, ये आता है हमारा HCHO से, है ना। बल्कि एक ऐसे एरो देना ठीक रहेगा कि HCHO से आ जाता है बच्चे हमारा CH2OH, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अल्कोहल हमें चाहिए, है ना, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि CH2OH के अलावे जो भी चाहिए पार्ट, उतने में हम लगा देंगे MgX, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं एक, फिर एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको भी डिस्कस करता हूं आपके साथ, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3MgBr ऐसे लिखा, है ना। अब डाला मैंने HCHO, है ना। तो देखो क्या होगा, देखो बेटा CH3, देखो Mg पे क्या होता है बेटा, +2 चार्ज होता है Mg पे। तो एक Br नेगेटिव ने मान लो उसके एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर भी दिया, तब भी तो एक पॉजिटिव बचेगा, है ना। तो MgBr पे आ गया बेटा पॉजिटिव। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव, है ना बच्चे। अब यहां देखो कार्बन और ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, बस, है ना। अब बताओ बच्चों ये जो CH3 नेगेटिव है ये O नेगेटिव पे जाएगा या C+ पे जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कहां जाएगा, पॉजिटिव वाले पे। तो क्या होगा HCCH3H, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड OMgBr, है ना बच्चों। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी भी देखो बेटा मेटल जो लगा रहता है, मेटल क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है मेटल, है ना, वो आयनिक बनाता है। तो वो अभी भी क्या है कि यहां पर एक तरह से सोचो MgBr पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर मान लो बेटा जी मैंने इसको H2O से पास करवा दिया, ठीक है। तो H2O में क्या होता है, H+ और OH-, है ना बच्चे। तो ये बताओ बच्चों H+ इस दोनों के साथ जाएगा या O नेगेटिव के साथ जाएगा, क्या होगा, O नेगेटिव के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा HCHCH3 और ये बन गया हमारा OH, प्लस में आ जाएगा हमारा MgBrOH, है ना, है ना। बहुत बहुत आसान है ना बच्चों ये चीज, है ना। तो ये बच्चों एक बार देख लो, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2OH। इसको कोई चाहे तो लिख सकता है बच्चों, ये आगे रिएक्शन नहीं जा रहा, बस इसी को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। इसको लिख सकता हूं मैं CH2OH,
ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमने लिया था CH3MgBr, इसीलिए, और देखो HCHO लिया तो HCHO से क्या मिला होगा हमें, CH2OH, और उसके अलावे जो है हमें क्या चाहिए था, CH3। दूसरे ग्रेनाड में क्या लिया मैंने, CH3MgBr। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट देना, बुक देना। एनसीईआरटी का जो है एक क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में बच्चों जिसके पास बेटा पुरानी वाली बुक है, मेरे पास 333 पेज नंबर है, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 11.4। ठीक है, तो मैं बेटा इसको पहले हटा देता हूं, फिर मैं डिस्कस करता हूं। 11.4 आप लोग पढ़ लो इसको। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो इसी पर बेस्ड है। कह रखा है उसमें से कि मिथेनल पे आप कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये बन जाए, है ना। दो दे रखा है आपको प्रोडक्ट। तो बेटा जी ये है 11.4 का फर्स्ट, 11.4 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें कह रखा है बच्चे, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। ठीक है, कह रखा है बच्चे कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज करोगे मिथेनल पे, मतलब HCHO पे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ताकि प्रोडक्ट बन जाए CH3OH। ये है ना, नहीं CH2OH भी है। ये बना है CH2OH, ये बनाना है बेटा, है ना। एक बार ये बनाना है, दूसरी बार हमें साइक्लोहेक्सिनॉल भी बनाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें ये बनाना है, और आप लोग को बेटा जस्ट अभी बताया था, आप लोग को क्या कहा था बच्चों कि RMgX पे अगर HCHO डालोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा बच्चों, RCH2OH बनेगा, है ना। तो उसमें से बच्चों मैंने क्या कहा था, HCHO का कंट्रीब्यूशन होता है CH2OH, तो उसके अलावे जो भी है इधर वही हमें लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड में। तो यहां देखो बेटा जी HCHO का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, CH2OH, तो उसके अलावे जो भी पोर्शन होगा वही होगा R में हमें। तो इसका मतलब R में हमें क्या लेना पड़ेगा सर, CH3 CH CH3, यानी कि हमें जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, CH3 CH CH3, और आगे हम लोग लिख लेंगे बच्चों MgBr, और इस पर लिख देंगे HCHO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसी तरह से सेकंड कह रखा है, फिर से वही बात कि बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आप कौन सा लोगे HCHO के साथ जब रिएक्ट करवाते हो आप, तो प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका CH2OH। मेरे ख्याल से बेटा ये है सेकंड पार्ट का। ठीक है, ओके, तो देखो ये बनाना है बच्चों। तो अब आप लोग बेटा बताओ कि क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, क्या ले बेटा, है ना। तो आप लोग कहोगे सर सीधी सी तो बात है, HCHO का कंट्रीब्यूशन होता है CH2OH में, तो उसके अलावा जो भी पोर्शन है उसी के साथ MgBr लगा दो, है ना। यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हमें लेना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला, इसके साथ MgBr लगा देंगे, प्लस में HCHO डालेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, तो बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसलिए मैं वहां से डाइवर्ट होके आ गया था, है ना। तो अब बेटा वापस चलते हैं ग्रिग्नार्ड से, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल तो नहीं बनाना, हमें 2 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, चलते हैं हम लोग वापस उसी टॉपिक पे। ठीक है, तो बेटा क्लियर हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। तो बस ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो उसके लिए HCHO पे ही आपको ग्रिग्नार्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो किसी और एल्डिहाइड पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो अगर बेटा जी अगर आपने ले लिया RMgX पे एनी एल्डिहाइड अदर देन HCHO, है ना, ये मैंने लिख दिया बेटा जी। तो ग्रिग्नार्ड में बेटा जी मान लिया मैंने R-CHO आपने ले लिया, है ना। मैंने क्या कहा कि कोई भी एल्डिहाइड लेते हो आप HCHO के अलावा, क्योंकि HCHO लेते हैं तो क्या मिल जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने कहा कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड पे अगर आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया अदर देन HCHO
तो आपका बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा RCH R डैस्ट OH। ठीक है बच्चे, R वो ग्रिग्नार्ड वाला, R डैस्ट हमारा इसका एल्डिहाइड वाला है ना, तो इससे बन जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, प्लस MgX OH, है ना। तो देखो बच्चों, मैं इसमें ना एक मुश्किल सा ही ले लेता हूं, ठीक है, इजी वाला क्या लूं मैं, तो इसका एग्जांपल लेता हूं बच्चे। मैंने क्या कहा बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोग को, क्या कहा मैंने कि देखो बच्चों, अगर HCHO पे ग्रिग्नार्ड ऐड करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और किसी भी दूसरे एल्डिहाइड पे अगर आप ऐड करोगे ग्रिग्नार्ड तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैं दूसरा एल्डिहाइड लेता हूं, तो पहले लेता हूं बेटा CH3MgBr, है ना। इस पर मैंने डाला है बेंजीन के ऊपर मैं CHO लगा देता हूं। मैंने कहा कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, तो इस बार मैंने बेंजीन के ऊपर में डाल दिया, है ना। तो आपको पता ही है बच्चे, है ना, मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोग को मैकेनिज्म से करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो बेटा, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, तो ये CH3 किस पे जाएगा, कार्बन पे, MgBr कहां जाएगा, O पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3HOMgBr। और बेटा जी इस पर अगर H3O प्लस कर दिया तो क्या होगा, O पे चला जाएगा H, MgBr पे चला जाएगा OH, है ना। तो CH3 H था ना बेटा, H, और ये आ गया OH प्लस MgBrOH, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने कहा कोई भी एल्डिहाइड लोगे आप HCHO के अलावा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा जी थर्ड लेता हूं मैं, है ना, कि ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अगर आपने कोई भी कीटोन ले लिया, है ना, तो मिलेगा आपको हाइड्रोलिसिस के बाद 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लो CH3MgBr, है ना, और यहां ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, होगा क्या बच्चों, इस पर डेल्टा प्लस आपको पता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, CH3 पे माइनस, MgBr पे प्लस, तो क्या होगा ये CH3 माइनस जाएगा C के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OMgBr CH3, और फिर अगर मैं H3O प्लस डाल दूं, मतलब वाटर डाल दूं, तो क्या होगा बच्चे, O पे होता है माइनस चार्ज, MgBr पे होता है प्लस चार्ज, है ना। तो MgBr के साथ OH चला जाएगा और O के साथ क्या चला जाएगा H, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3COH CH3 प्लस MgBrOH आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, इसलिए क्या हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, है ना बच्चों, क्लियर है ना। ये कार्बन देखो 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री, उसके साथ OH क्या कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो ये होगा बेटा जी हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। अब चलते हैं बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। उसमें बेटा सबसे पहला है फ्रॉम हेलो एरीन, जो बेटा उसमें मैंने बोला था कि नहीं होता है, और होता भी है तो वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हेलो एरीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे आपने बेटा पढ़ा था ना हेलो एल्केन वाला चैप्टर में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में नहीं होता, तो होता है कब, जब वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर, ठीक है ना। तो बेटा मैं सीधा लिख देता हूं वेरी हाई TNP, वेरी हाई TNP, ठीक है, मोर देन 600 डिग्री और 300 करीब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने के बाद तब जाके ये बनता है वो। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि बहुत ही ज्यादा ये रेयर केस में यूज किया जाता है इस तरीके को, है ना। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे बच्चों, NO2 लगा देते थे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया NaCl, पहला तरीका तो ये हो गया बेटा। दूसरा है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें क्या होता था कि देखो बेंजीन पे डालते हम लोग ओलियम,
बेटा जी ओलियम है ये, OLEUM होगा। ओलियम, ओलियम मतलब बच्चों H2SO4 के साथ साथ SO3 गैस भी है साथ में, SO3 गैस बोला मैंने, ठीक है। तो बन जाएगा SO3H, है ना, तो बन जाएगा बच्चों SO3H। और इस पर बच्चों पहले NaOH डालते हैं तो SO3Na बन जाता, फिर NaOH डालते हैं तो ONA बन जाता है, Na2SO3 निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्टली लिखा जाता है इसको, NaOH से ONA बनेगा, और सेकंड हमने HCl डाल दिया तो बन जाएगा हमारा OH, ठीक है बच्चे। ये तो हो गया बेटा सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है, सेकंड मेथड आ गया, ठीक है। अब थर्ड जो है बेटा जी उसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, ओके। तो थर्ड है बेटा जी फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है बच्चे कि देखो, एनिलीन पे अगर आप डालते हो NaNO2 और HCl, NaNO2 प्लस HCl डालते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस, क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना। चलो लिख देता हूं नाम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये बेटा इसका अमाइंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और इस पर मैंने H2O वार्म लिख दिया या H2O बॉयल लिख दिया तो बन जाएगा हमारा फिनॉल, प्लस N2 प्लस HCl भी निकल जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी प्रिपरेशन, ठीक है। अब बेटा ये तो 3 हो गया, एक और बचा हुआ है, तो अगर आप लोग कहो तो बेटा मैं यहां पर लिख दूं चौथा, एक आखिरी है इसका, ठीक है ना। ये है बेटा जी फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन में क्या होता है कि देखो बेंजीन के ऊपर में रहता है बच्चे CH3 और CH3, है ना बच्चे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूमीन। और अगर इस पर मैंने डाल दिया O2 तो बन जाता है ये क्यूमीन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का क्या पहचान है बच्चों, 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, है ना, ठीक है। CH3, ये बेटा CH3 है, और इधर भी क्या है हमारा CH3, ठीक है। इसको अगर बेटा पार्सली हाइड्रोलाइज कर दिया तो आप ये देख लो बच्चे, CH3 CO CH3 निकल जाता है, ये OH रह जाता है, ठीक है। तो बच्चे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल प्लस बताया ना ये CH3 CO CH3, तो ये मिल गया हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है बच्चे। तो ये हो गया बेटा जी एल्कोहल्स और फिनॉल्स की प्रिपरेशन, ठीक है। अब चलते हैं बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग को बेटा पता ही है कि या तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, है ना। तो वही सब बच्चों बात करने वाले हम लोग, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल्स के, ठीक है ना, वो हो जाता है बेटा जी वाटर में सॉल्युबल। तो लिखेंगे बच्चे लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स आर soluble in water, soluble in water due to formation of intermolecular H bonding, due to formation of intermolecular H bond, intermolecular H bond with water,
है ना बच्चे, मैंने क्या लोअर मेंबर, कौन सा लोअर मेंबर ही क्यों, तो अभी बताता हूँ। देखो बच्चे, मैंने तो लेता बेटा जी आर ओ एच के साथ बेटा एच ओ एच लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो ओ एच एच वाटर हो गया, फिर लिया मैंने ओ एच आर, फिर लिख लिया मैंने ओ एच एच, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा नेगेटिव, एच पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना। अब देखो 2 डेल्टा नेगेटिव तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे, तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे भी होगा, है ना बच्चे। तो लेकिन मुझे मेन मकसद है बेटा इस सब के बीच में बॉन्ड दिखाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H और यहाँ जो O है इसके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इन सब के बीच में क्या होगा बच्चों, ये है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है बच्चे। अब मैंने कहा था बच्चों को, मैं अभी बताता हूं आपको कि क्यों सिर्फ लोअर मेंबर में ही होगा। क्योंकि बच्चों देखो, जब कार्बन एटम बढ़ता जाएगा आपका, जैसे कि मिथेनॉल में 1 कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, तो जब कार्बन एटम बढ़ता जाता है तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इसलिए पोलर सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर, उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम, इंक्रीज इन सी एटम्स, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेटा नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, which increases मतलब कैसे, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस which decreases the solubility, which decreases solubility, ठीक है, which decreases solubility in water, ठीक है ना बच्चे। मैंने कहा with increase in number of carbon atoms, non-polar character increases, which increases the solubility, मतलब which decreases the solubility in water, ठीक है बच्चों। ये हो गया solubility की बात, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड है बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन लेना पड़ता है हमें हाइड्रोकार्बन से, जबकि हमारा एल्कोहल जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है, एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा है, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें बेस लेके चलना पड़ता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो बेटा सेकेंड जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, है ना बेटा। मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा एल्काइल हैलाइड से ज्यादा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से ज्यादा इसमें होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ सी एटम्स, है ना बेटा। क्यों होता है ऐसा बच्चों, क्योंकि ये अल्कोहल मॉलिक्यूल सबके पास क्या है, OH ग्रुप है, इसलिए वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सी एटम्स, same number of C atoms. This is due to the region that this is due to their association, वो आपस में जुड़ जाते, their association through intermolecular H bond, है ना बच्चे, मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, है ना बच्चे। जितने भी एल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो जब भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से जुड़ते हैं कोई, तो एक साथ ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इसलिए वन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो फिर से बेटा अभी जो एग्जांपल लिया था वैसा ही एग्जांपल लेंगे, इस बार सिर्फ ROH, है ना,
2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, है ना। ये इतना ही नहीं, आगे चलता चला जाता है। तो यहां होता है बच्चों H बॉन्ड, है ना। इसी क्या कहते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है बच्चे। इसी तरह से बेटा फिनॉल के लिए भी ले लेंगे, OH। ठीक है, अगर आप लोग को बेटा फिनॉल लिखने में दिक्कत है तो हम PHOH लिख लेते हैं। ठीक है, OH, यहां लिख लिया बेटा PH, OH PH, OH PH, हमेशा की तरह 2 डेल्टा नेगेटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, है ना बच्चे। ये क्या होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देखो बच्चों, फिर से बोलता हूं बेटा, क्वेश्चन अगर मान लो ये पूछ दिया कि व्हाई अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो क्या कहेंगे बच्चे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दे आर एसोसिएटेड टुगेदर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, and due to their association their molecular mass increases, which increases van der Waals force and hence boiling point increases। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा बच्चों, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है तो ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से, और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से जुड़ते हैं तो ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, इससे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, और जहां मॉलिक्यूलर मास बढ़ा वहां वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ा और वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चलते हैं बेटा जी इसका इंपॉर्टेंट जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेकिन एक बार बेटा जी मैं चाहता हूं कि देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं बेटा जी अगर कोई क्वेश्चन है तो। बेटा यहां पर सॉल्ड एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। सॉल्ड एग्जांपल बेटा जी दे रखा है इसका कि अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो मैं उसको भी डिस्कस कर ही लेता हूं। एग्जांपल 11.3, ये बेटा जी है एग्जांपल 11.3। ठीक है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है बच्चों। पहला दे रखा है हमारा ए पार्ट में पेंटेन 1ऑल। ए पार्ट में क्या रखा है बेटा, पेंटेन 1ऑल, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 OH, है ना बेटा, पेंटेन 1ऑल। दूसरा दे रखा है ब्यूटेन 1ऑल, है ना, ब्यूटेन 1ऑल मतलब CH3 CH2 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 OH, ये होगा ब्यूटेन 1ऑल। तीसरा दे रखा है हमें इथेनॉल, फिर दे रखा प्रोपेन 1ऑल। बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रखा बच्चों, CH3 CH2 OH, इथेनॉल दे रखा, फिर दे रखा प्रोपेन 1ऑल, फिर दे रखा मिथेनॉल। प्रोपेन 1ऑल तो मतलब CH3 CH2 CH2 OH, फिर है मिथेनॉल मतलब CH3 OH, है ना बच्चे। पहला मॉलिक्यूल ये है बेटा, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या रखा, अरेंज देम विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही है ना, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो OH तो बेटा सब में लगा हुआ है ना। अब अगर OH सब में लगा हुआ है तो बच्चों हम लोग दो चीज ध्यान देंगे, जिसके पास ज्यादा कार्बन एटम उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा। ठीक है बच्चों, पहली बात क्लियर हो गई कि जिसके पास ज्यादा कार्बन एटम उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर सेम कार्बन में अगर ब्रांचिंग आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ठीक है, अगर एक में स्ट्रेट है और एक में ब्रांच है सेम कार्बन में, तो ब्रांच वाले का कम होगा, है ना, और स्ट्रेट वाले का ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो बेटा ब्रांच का कोई चक्कर ही नहीं है ना, तो सबसे हमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। ठीक है, तो सबसे कम कार्बन किसमें है बेटा, इसमें, तो इसको लिख लिया फर्स्ट। अब इससे ज्यादा किसमें है, 2 कार्बन वाला, ये रहा, तो इसको लिख दिया बेटा सेकेंड। और ये बेटा 3 कार्बन वाला थर्ड, और उसका 4 कार्बन वाला कौन है, ये फोर्थ, है ना, और लास्ट में हो गया बेटा ये फिफ्थ। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड की बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा थर्ड की बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा फोर्थ की बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चे। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब बेटा सेकंड वाला भी इसका दे रखा है बी पार्ट।
इसमें पेंटेन, 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल, इथॉक्सीथेन, ये सब दे रखा है, ठीक है, बी पार्ट है। क्या रखा बेटा, पेंटेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेन 1 ऑल हो गया। फिर कह रहा है बेटा कि एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटेन है, ठीक है बेटा। फिर है पेंटेनल, CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। और लास्ट है हमारा इथॉक्सीथेन, इथॉक्सीथेन मतलब CH3 CH2O, ईथर वाला, ठीक है। ये है बच्चे, ठीक है। आप देखो बेटा जी, आपको बेटा अभी क्या बताया था मैंने कि सबसे कम होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट जिसके पास कार्बन भी कम होगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात बताया था बच्चों कि हाइड्रोकार्बन का हमेशा सबसे कम होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा बेटा ईथर का, ईथर से ज्यादा होगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से ज्यादा होगा एल्कोहल का, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन कौन है हमारा, ये नॉर्मल, तो सबसे कम होगा बेटा इसका। इससे ज्यादा किसका बोला था मैंने, ईथर का, जिसमें बीच में ओ लगा रहता है सिर्फ, तो ये होगा बेटा सेकेंड, ठीक है। इससे ज्यादा किसको बोला था मैंने, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का होगा बेटा ये थर्ड, और सबसे ज्यादा कौन होगा, एल्कोहल का, ठीक है। तो बेटा जी ये होगा हमारा सबसे ज्यादा, ठीक है। अब आप कह सकते हो सर इसमें भी ओ है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, ठीक है। तो फिर आपको कैसे पता चले इसका ज्यादा होगा, है ना। तो देखो बच्चा, यही अकेला है जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है OH के साथ, है ना, जिसमें O भी पार्टिसिपेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में और H भी, लेकिन ईथर में बेटा सिर्फ O है, तो बहुत ही कम एक्सटेंट में H बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। दूसरी बात बेटा, CHO में जो है ना, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड OH नहीं है जो ये H बॉन्ड बनाएगा, तो ये बेचारा क्या करता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड बना लेता है। एक तरह से डाइपोल बन गया ना इसका, तो डाइपोल इसका O माइनस दूसरे C+ से जुड़ता है, इसका C+ दूसरे के O माइनस से जुड़ता है, इस तरह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। और ये जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, है ना, सिर्फ वीक वंडर वाल फोर्स जो भी है इसके मॉलिक्यूलर मास के कारण जो वंडर वाल फोर्स है बस वही, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैंने मार्क कर दिया, आप लोग उसी हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बेटा जी चलते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, जिसमें है बेटा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखो बेटा, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसका आ गया है बेटा कि रीजनिंग क्वेश्चन जो मैंने बोला था इस चैप्टर से आता है, उसमें बेटा जी यही सब आते हैं, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स फिनॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बेटा जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से आप लोग देखो, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो टॉपिक है बेटा, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा जी पहला है हमारा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो बेटा हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये लोग एसिडिक है भी कि नहीं है, तब ना हम बात करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा जी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो बेटा एल्कोहल जो है हमारा, उस पर अगर मैंने सोडियम मेटल दिया तो प्रोडक्ट बन जाता है RONA+, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि एसिड वो होते हैं जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है ना। तो यहां देखो एल्कोहल जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब एल्कोहल क्या हो गया, एसिडिक। तो इससे ये प्रूव हो गया ना कि एल्कोहल क्या है, एसिडिक है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बेटा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी, ठीक है। अब है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर रहा है कि एल्कोहल की एसिडिटी किस तरह से डिसाइड होगी, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं CH3OH, CH3CH2OH, फिर लेता हूं बच्चे
अगर मान लो CH3 CHOH CH3 है, उसके बाद बेटा बात करता हूं CH3 CH3 CH3OH, इन सब की बात कर लेता हूं, ठीक है ना बच्चों, ताकि 1 डिग्री में भी देखो 2 कैटेगरी ले लिया और 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब हमें बात करना है बच्चे कि इस सब में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा और ये कैसे डिसाइड होगा कि विच वन इज मोर एसिडिक, ठीक है बेटा। तो ऊपर का बेटा मैं हटा देता हूं। देखो बेटा, जब भी हमें एसिडिटी कंपेयर करना होगा तो ध्यान रखना है आपको कि हर एक का हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग क्या करेंगे बेटा कि पहले सबका हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो इन सब का कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं बेटा, 11th में बेटा इक्विलिब्रियम चैप्टर में था कि हर एक में से H+ निकाल दो, ठीक है ना। तो बेटा जी फर्स्ट जो था हमारा CH3OH है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CH3O नेगेटिव। दूसरा था बेटा CH3CH2OH, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, इसमें से भी H+ निकाल दो, CH3CH2O नेगेटिव है ना। तीसरा था मान लो बेटा ये था CH3CHOH CH3, इसकी कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करेंगे, H+ निकालेंगे तो क्या बना CH3CHO नेगेटिव CH3। और लास्ट है हमारा CH3C CH3OH है ना, इसमें से बेटा H+ निकाले तो क्या बना CH3C CH3 और O नेगेटिव है ना बच्चों। अब देखो बेटा रूल क्या बताया मैंने कि सबसे पहले अगर एसिडिटी कंपेयर करना हो तो सबका पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो। कहोगे ठीक है सर बना लिया, अब क्या, तो देखो बेटा रूल एक और होता है कि जो बेस जितना ही वीक होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मतलब तो जो हमारा वीकेस्ट बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एसिडिक में, ठीक है। तो कहोगे सर बेस की बेसिसिटी कैसे पता चलेगी, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन कम है। तो देखो बेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ये बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में ही था लुईस बेस, तो लुईस बेस वो होता था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। तो इन सब में से देखेंगे बच्चे कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, वो क्या होगा ज्यादा बेसिक, और उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा वीकेस्ट एसिड, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो अब बच्चों डोनेट कौन करता है, जिसके पास ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है कि किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप कहोगे सर वो कैसे पता चलेगा, तो मैं कहूंगा देखो इसके पास जितने एल्काइल ग्रुप लगे होंगे है ना उतना ज्यादा इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है ना बच्चे, और उसी से पता चलेगा कि वो ज्यादा ही रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो ये देखो बेटा, इसको समझने के लिए बेटा जी मैंने कहा देखो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये मान लेते हैं बेटा कि 100 दे दिया होगा इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, इसके पास। अब यहां देखो यहां भी बेटा प्लस आई इफेक्ट है, तो इस कार्बन जी ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको मान लेते हैं किसने इसको 100 दिया होगा, तो उसके जस्ट बाद वाले ने क्या दिया होगा 110 दिया होगा। अगर बच्चों इस चीज की कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं आपको प्लस आई इफेक्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखो C और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बच्चे, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये डेफिशिएंट हो जाता है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, ये फिर इससे खींचता है, इससे डेल्टा 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 पॉजिटिव आ जाता है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं बच्चों को ये बता देता हूं बेटा कि जो डायरेक्टली जुड़ा हो वो मान लो 100 देगा इलेक्ट्रॉन, उसके जस्ट बाद वाला उसको 10 देगा इलेक्ट्रॉन, उसके जस्ट बाद वाला उसको 1 देगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से मैं बच्चों को समझाता हूं कि एल्काइल ग्रुप शो करता है प्लस आई और लेने वाला ग्रुप शो करता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ समझाया बच्चों, देखो तो ये क्या है बेटा, सिर्फ ये अकेला ही है तो इसको मान लो 100 मिला, यहां पर इसने 100 दिया होगा, इसने इसको 10 दिया, तो कितना मिल गया इसको 110 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब यहां आते हैं, ये बेटा डायरेक्टली जुड़ा हुआ, इसने 100 दिए होंगे और ये दोनों इसके डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, है ना। तो क्या होगा कि ये सोचेगा भाई इसने 100 दिया तो हमें तो 10 देना ही पड़ेगा, तो ये भी 10 देगा और ये भी 10 देगा, है ना। तो इसको कितने मिल गए 120 मिल गए। अब यहां आ जाओ, ये डायरेक्टली जुड़े हुए है ना, तो ये तो 100 देगा, लेकिन इसके बाद 3 है, तो ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा, तो इसको कितने मिल गए 130 मिल गया, है ना। तब देखो बच्चों इसको सिर्फ 100 मिला, इसको 110 मिला, इसको 120 मिला, इसको 130 मिला, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है 3dd का,
और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है, इसका 1 डिग्री वाले का, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, है ना। तो मैं बेटा एरो के साथ लिख देता हूं कि बेसिसिटी इंक्रीजेज, क्या कहूंगा बेटा कि बेसिसिटी इंक्रीजेज, है ना। और यहां लिख दूंगा 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री, है ना। तो जहां बेटा बेसिसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका उल्टा होगा एसिडिटी में, तो एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बच्चे मैं ऐसे करके कहूंगा देयरफॉर एसिडिटी डिक्रीजेस, है ना, एसिडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, 2 डिग्री उससे कम एसिडिक, 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक, है ना बच्चों। यानी कि यहां पर ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, ये उससे कम, और सबसे कम एसिडिक कौन हो गया, 3 डिग्री। देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, तो ये क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक, है ना बच्चे। और ये क्या होगा, लेस्ट एसिडिक। क्लियर हो गया बच्चों। तो अल्कोहल बेटा जी जितना ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा एसिडिटी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया अल्कोहल की एसिडिटी। अब चलते हैं बच्चों फिनॉल की एसिडिटी की तरफ, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे बच्चे फिनॉल की एसिडिटी, ठीक है। और बेटा जी फिनॉल की एसिडिटी को फिर कंपेयर करेंगे अल्कोहल की एसिडिटी के साथ, ठीक है। और बेटा एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बेटा चलते हैं हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब पता कैसे चला कि फिनॉल भी एसिडिक है, तो कहोगे सर सीधी सी बात है, आपने क्या किया था एसिडिटी प्रूफ करने के लिए, मेटल से रिएक्ट करवाया था। यहां कर देंगे इसका रिएक्शन Na, तो ये बन जाता है हमारा ONA प्लस H2, है ना। तो इससे बच्चों प्रूव हो गया कि फिनॉल हमारा एसिडिक है। लेकिन बेटा फिनॉल जो है ना एक और रिएक्शन देता है जिससे और एक एक्स्ट्रा प्रूफ मिल जाता है। फिनॉल जो है वो क्या है, देखो बेस होता है हमारा NaOH, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये रिएक्ट कर लेता है, लेकिन अल्कोहल नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये क्या है हमारा बेस, ठीक है। तो बेस के साथ जो है फिनॉल रिएक्ट कर लेता है, लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। तो यही बेटा जब कहेगा ना गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो हम यही वाला रिएक्शन देंगे कि फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है, अल्कोहल उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वहां भी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल ये बच्चा क्लियर हो गया कि फिनॉल क्या है, हमारा एसिडिक है, ठीक है बच्चों। अब पहले चलते हैं बेटा कि अल्कोहल जो है और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो पहले बेटा उसी को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों जो है मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, है ना बेटा। आप देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने क्या कहा था कि सर जब भी आपको एसिडिटी कंपेयर करना हो तो क्या करना होगा, दोनों का कॉन्जुगेट बेस लेना होगा। तो लेते हैं बेटा, एक ले लिया मैंने अल्कोहल और एक ले लिया मैंने फिनॉल, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस लेने का मतलब H प्लस हटा दो, RO नेगेटिव, इसमें से बेटा H प्लस हटा दो, तो क्या बन गया ये O पर नेगेटिव चार्ज, है ना। अब देखो बेटा इसका जो नेगेटिव चार्ज है, देखो बेटा आप इसको डिटेल में आपको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है इसका क्या होता है बच्चों, वो भी लिख देता हूं। अगर कोई चाहे ना बेटा तो इसको पूरा का पूरा प्रॉपर लिख सकता है, नहीं तो शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं। इसको बेटा यहां देते हैं तो क्या बन जाता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बेटा आ गया। जैसे ये नेगेटिव चार्ज को यहां दिया है ना, और ये जो डबल बॉन्ड था हमारा यहाँ पर, ये उठ के आ जाता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज। अब इस डबल बॉन्ड को जब मैं यहां दूंगा तो ये डबल बॉन्ड उठ के आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O।
अब इसको उठा के जब यहां पर दे दूंगा तो इसका डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। तो क्या बना हमारा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इसको जब यहां दूंगा मैं तो ये उठ के आ जाएगा यहां पर। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज कभी जो है यहां पर आ रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज इस पैरा पोजीशन पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है ना। तो यानी कि इसका नेगेटिव चार्ज पूरे न्यूक्लियस में डिस्पर्स हो गया। अब शॉर्टकट हम कैसे लिखोगे, तो आप एक ही स्टेप में लिख दोगे सर, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, इसको उठाकर ऐसा दिखा देंगे, इसको उठा करके ऐसा दिखा देंगे, इसको उठा करके ऐसा दिखा देंगे। ये बेटा बीच में कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग को बेटा कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने इस डबल बॉन्ड को उठा के यहां दे दिया, इस डबल बॉन्ड को यहां दिखा दिया, इस तरह डबल बॉन्ड को यहां दिखा दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया कि मैं जो कहना चाहता हूं यहां पर कि देखो सर इसका कॉन्जुगेट बेस बना O माइनस। अब ड्यू टू रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस, है ना, मतलब डिस्पर्स इनटू द बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक है ना। पूरे बेंजीन न्यूक्लियस में डिस्पर्स हो गया, यहां पर कुछ देर रहा नेगेटिव, कुछ देर यहां रहा, कुछ देर यहां, यानी कि चारों जगह पे डिस्पर्स हो गया, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वैसे तो एक ही है लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन था, तो ये चार जगहों पे इक्वली डिस्पर्स होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अब किसी एक जगह पे कितना रह गया, सिर्फ 25 रह गया। अब वहीं देखो यहाँ पर इसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज था ही, यानी कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन थे ही, और साथ ही साथ क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट से इस एल्काइल ग्रुप ने और इलेक्ट्रॉन दे दिया। मान लो उसके पास 100 थे, अब इसने एक 10 और बढ़ा दिया, तो क्या होगा 110 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि ये क्या हो गया हमारा मोर बेसिक, है ना। तो दिस इज योर मोर बेसिक, और ये क्या हो गया हमारा लेस बेसिक। तो आप लोगों को बेटा पता है कि जो लेस बेसिक होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक, है ना बच्चों, बताया था ना लास्ट में मैं, मोर एसिडिक। और ये क्या होगा लेस एसिडिक, ठीक है। तो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ठीक है, लेकिन इसको स्टेटमेंट कैसे दें, ठीक है। तो स्टेटमेंट को बेटा जी मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बेटा जी इन फिनॉक्साइड आयन, इन फिनॉक्साइड आयन, पहले बेटा बोल लेता हूं, मैं आपको बोल देता हूं, जिस बच्चे को सुनना होगा समझ लो, उसे खुद ही लिख लो। मैं लिखवाने वाला इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन गेट डिस्पर्स टू बेंजीन न्यूक्लियस which decreases its basicity, while in alkoxide ion the negative charge on oxygen further increases due to the plus I effect of alkyl group. Hence alkoxide ion is more basic than phenoxide ion, therefore their conjugate acid phenol is more acidic than alcohol, ठीक है। तो मैं बच्चे लिखूंगा इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन get dispersed to benzene nucleus। बेटा मेरी जो है ना वर्ड सुन करके आप लिख लो, टू बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक है, बेंजीन न्यूक्लियस which decreases its basicity। मैंने कहा इन फेनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन गेट डिस्पर्स टू बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक है, which decreases its basicity, ठीक है, which decreases its basicity, ठीक है। तो यहां पर बच्चों कोई चाहे तो ये भी अपनी तरफ से ऐड कर सकता है, इन फेनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन गेट डिस्पर्स टू बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक है। और ये भी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो क्या लिखा, इन फिनॉक्साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन गेट डिस्पर्स टू बेंजीन न्यूक्लियस व्हिच डिक्रीजेज इट्स बेसिसिटी, while in alkoxide ion, while in alkoxide ion, alkoxide ion ऊपर ही लिख देता बेटा, ठीक है। while in alkoxide ion negative charge on oxygen, while in alkoxide ion negative charge on oxygen further increases, ठीक है। alkoxide ion
नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्दर इंक्रीजेस, negative charge on oxygen further increases due to plus I effect, due to plus I effect of alkyl group, of alkyl group attached with it, attached with it. Therefore phenoxide ion is less basic, phenoxide ion is less basic than alkoxide ion, or phenol is more acidic, or phenol is more acidic देन एल्कोहल। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो बच्चों हो गया ना रीजन। अब बेटा जी मैंने कहा था ना, पूछा जाता है कि गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बेटा एक रिएक्शन भी देना है जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि हाँ फिनॉल जो है वो ज्यादा जो है एसिडिक है। इसके लिए हमें एक रिएक्शन भी देना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बच्चों रिएक्शन बताया था कि फिनॉल को NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्ट कर लेता है, लेकिन अल्कोहल जो है बच्चों वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हम यही रिएक्शन दे देंगे, इस रिएक्शन से सपोर्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक है। ठीक है बच्चों, फिर चलेंगे बेटा जी, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा कि अल्कोहल पर हमने डाला NaOH तो लिखेंगे नो रिएक्शन, है ना बेटा। अब फिनॉल पे डालेंगे NaOH, फिनॉल पे डालेंगे NaOH तो ये रिएक्शन हो जाता है ONA प्लस H2O, है ना बेटा। तो ये रिएक्शन हो जाता है, तो यही रिएक्शन सपोर्ट करता है आपकी जो स्टेटमेंट दिया है आपने कि फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होती है। अब बेटा देते हैं हम लोग कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है बच्चे, कि फिनॉल की जो एसिडिटी है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे आप लोग बेटा जी यहां पर रूल लिखोगे दो चीज, है ना। पहला कि प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी, डिक्रीजेस एसिडिटी। तो बेटा प्लस आर इफेक्ट कौन कौन शो करता है पता है ना बेटा, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे OH हो गया, CH3 हो गया, X हो गया, मान लो X मतलब ClBrI है ना, ClBrI। इसके अलावा मान लो बेटा हम OCH3 ले सकते हैं। ये सब क्या है प्लस आर इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट कौन शो करता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, NO2 हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, CN हो गया, है ना। ये सब माइनस आर इफेक्ट। तो मैंने क्या लिखा बेटा कि प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी, वही माइनस आर इफेक्ट जो है इंक्रीजेस एसिडिटी, इंक्रीजेस एसिडिटी। क्योंकि बेटा माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, बेंजीन पे ले आता है पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा लुईस एसिड कौन होता है पता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो आप खुद सोचो कि जो इसको गरीब बना देगा वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, बेंजीन रिंग को गरीब बना देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा कंपैरिजन करने के लिए। एक ले लिया बेटा जी फिनॉल, दूसरा ले लिया फिनॉल के साथ CH3, तीसरा ले लिया मैंने फिनॉल के साथ NO2 ग्रुप। अब देखो बच्चों ये प्लस आर, ये प्लस आर, ये प्लस आर, तो तीनों में OH है तो कॉमन ही हो गया। अब देखो बेटा ये क्या है हमारा प्लस आर इफेक्ट ग्रुप और ये है हमारा माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो आपको पता है माइनस आर इफेक्ट एसिडिटी क्या करता है, बढ़ा देता है, प्लस आर इफेक्ट एसिडिटी घटा देता है। तो सबसे कम कौन होगा बेटा एसिडिक, मान लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख लू मैं, तो सबसे कम होगा एसिडिक कौन, ये घटा रहा है प्लस आर इफेक्ट, तो क्या कहेंगे सबसे कम होगा सेकंड, उससे ज्यादा होगा फर्स्ट, उससे ज्यादा होगा थर्ड, है ना बच्चों। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल बेटा जी यहां पर ले लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल लेता हूं, OH NO2, OH NO2, और तीसरा लिया बेटा मेटा पे ले लिया मैंने NO2। ठीक है, देखो बेटा ऑर्थो पैरा मेटा इन तीनों जगह पर लिया बच्चे मैंने NO2। ठीक है, अब बताना है आपको कि ठीक है अब बताओ कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्योंकि इस बार तो सेम ही ग्रुप है ना। तो देखो बेटा पोजीशन का फर्क पड़ता है। मेटा पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप रहेगा तो अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप जो है ये मेटा पे है तो अपना -R इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, सिर्फ ये अपना -I इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो बेटा हम -R इफेक्ट की कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो -R इफेक्ट तो ये शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर मेटा पे रह करके, तो इसके रहने नहीं रहने से बहुत कम का फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए कहेंगे सबसे कम एसिडिक होगा कौन, ये। तो बेटा लिखा मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सबसे कम कौन होगा बेटा, थर्ड। उससे ज्यादा कौन होगा, अब देखो बेटा ऑर्थो और पैरा में ज्यादा होगा बेटा पैरा, तो फर्स्ट, और इसको लिखा सेकेंड। आपको सर कुछ भी आप बोलते चले जा रहे हो, है ना। तो देखो बेटा NO2 ग्रुप जो है OH के साथ जब रहता है ना, तो ये बना लेता है आपस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, NO डबल बॉन्ड O, है ना। ये क्या करता है, H और NO2 का O आपस में क्या बना लेता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा ये होता है, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड तो दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जल्दी H+ नहीं दे पाता। जैसे कि मान लो बस स्टॉप पे खड़े हो, अचानक बस आई, है ना, तो किसको जल्दी सीट मिलेगा, जो दूसरे से बातें कर रहा है पहले से उससे, या जो बिल्कुल एक्टिव है वहां पर खड़ा है उसको मिलेगा। तो कहोगे सर बिल्कुल जो एक्टिव है वही, तो ये बेटा क्या है कि आपस में बातें नहीं कर रहा था ये, है ना। लेकिन ये जो है OH का H और NO2 का O आपस में दोनों बातें करने में लगा हुआ था, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है देने में H+। ठीक है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बेटा जहां पर जितना NO2 ग्रुप रहेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों करवा दूंगा, या फिर ऐसा करता हूं बेटा 2-3 क्वेश्चन एक देख लेता हूं NCERT में अगर होगा तो वो एसिडिटी वाला करवा देता हूं, फिर बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो एक कर बेटा जी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर होगा ना। तो बेटा जी क्वेश्चन तो बेटा जी ढेर सारा है ना। मैं देखो इसका बेटा जी देख लो आप लोग बेटा ना, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है 11.4। ठीक है, 11.4 बेटा जी एक बार देखो आप लोग फटाफट, उसमें से बताना है आपको कि एसिडिटी को में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं बेटा फटाफट उसको लिख देता हूं मैं क्वेश्चंस और उसको डिस्कस करते हैं। ये बेटा एसिडिटी का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, स्कूल एग्जाम में तो जरूर आएगा, बोर्ड में भी आएंगे बेटा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला क्या है, प्रोपेन 1-ऑल। ये बेटा कौन सा है, 11.4। ठीक है, इसमें बेटा प्रोपेन 1-ऑल, CH3 CH2 CH2 OH ये है। उसके बाद है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये देखो ढेर सारा NO2 डाल दिया, 2 तो NO2 है, NO2 है और NO2 है ना। अब देखो बेटा तीसरा है हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, उसके बेटा जी है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब क्या है बच्चे, 3,5 डाइनाइट्रो OH, यहां भी NO2 और यहां भी NO2, यानी दोनों मेटा पोजीशन में दे दिया। और लास्ट है हमारा, नहीं सेकंड लास्ट है फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। अब है बेटा जी फिनॉल और ये है 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल है बच्चों। ठीक है, इसको कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था बेटा एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक वाला जो है वो कम होता है एसिडिक, और फिनॉल मतलब एल्कोहल बताया था बच्चों कम एसिडिक होता है और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेटा सबसे कम कौन होगा हमारा, ये फर्स्ट। पहले सबको नंबरिंग कर देते हैं, 3rd 4th है ना, इसको लिखा 5th, इसको लिखा 6th
है ना। तो सबसे कम कौन होगा बेटा, फर्स्ट, क्योंकि अल्कोहल है ये। इससे ज्यादा कौन होगा बेटा, फिनॉल। तो फिनॉल कौन रहा हमारा, ये। लेकिन बेटा और देखते हैं, तो ये जो है बेटा प्लस आर इफेक्ट शो करता है CH3। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को, फिनॉल की एसिडिटी को और कम कर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा ले लेंगे बेटा इसको, कौन सा, 6 को। फिर उससे ज्यादा ले लेंगे हम इसको, फिनॉल को, जो है 5th। अब देखो बेटा जी, सारे माइनस आर इफेक्ट वाले आ रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो देखो बेटा, अब देखो 3rd और 4th में, इसमें बेटा जी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है ना बच्चे। तो इसलिए क्या होगा, ज्यादा एसिडिक ये होगा, तो कम एसिडिक ये होगा। तो 3rd से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 4th। और लास्ट में हो जाएगा बच्चे ये 2nd, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चे, सबसे ज्यादा माइनस आर और माइनस आई दोनों ही काम कर रहा है ना। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होगा बेटा, ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें माइनस आर भी काम कर रहा है, वो भी मैक्सिमम, और माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा एसिडिटी। तो जितना बेटा प्रैक्टिस करोगे करते जाओ। वैसे मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा एल्डिहाइड कीटोन, उसमें बेटा एसिडिटी में इसके क्वेश्चंस को कंबाइन करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग मिलते हैं, जिसमें से कुछ एल्कोहल की प्रॉपर्टीज रह गई है, फिनॉल की प्रॉपर्टीज रह गई है, ईथर। तो वहां तक पूरा कंप्लीट करूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, और उसके बेटा 3rd पार्ट में पूरा का पूरा मैं, या हो सकता है 2nd में ही मैं पूरा का पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक्सरसाइज भी करवा दूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आप लोग बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।